नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कोई मंधरत कहानी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आज जी कहानी को मैं आप लोगों को सुनने वाला हूँ। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो मैं इस कहानी के सारे सच्चे सबूत वीडियो के अंत में आप लोगों को जरूर दूंगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसने एक बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्यों एक बाप अपनी 12 साल की बेटी को जवान होने का इंजेक्शन दे रहा था। तभी एक नर्स बाहर आई और बोली, हमें खेद है, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। नर्स के हाथों में एक छोटी सी बच्ची थी। नर्स ने बच्ची को सुरेश की ओर बढ़ाया और सुरेश ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। वह सोच रहा था, अब मैं क्या करूंगा, एक बच्ची को पालना आसान नहीं, क्या मैं मजदूरी करूं या इसका ध्यान रखूं। इन्हीं विचारों में डूबा वह अस्पताल से बाहर निकला। उसके रिश्तेदारों ने उसे सांत्वना दी, उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार हो गया और सुरेश ने अपनी बेटी रिया को अपनी बहन मंजू को सौंप दिया, कहते हुए, यह बच्ची अनाथ हो गई है, तुम ही इसका ख्याल रख सकती हो। जब सुरेश ने अपनी बहन के सामने छोटी बच्ची को रखा तो मंजू ने घृणा भरे लहजे में मुंह फेर लिया और गुस्से से बोली, यह कितनी बदनसीब है, पैदा होते ही इसने अपनी मां को मार डाला। यह बच्ची आगे भी सिर्फ मुसीबत ही लाएगी, इसे मुझसे दूर रखो। यह बातें सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने लाचार होकर अपनी बेटी को सीने से लगाया और चुपचाप घर लौट गया। सुरेश ने बेटी का नाम अनन्या रखा, लेकिन वह उसे कभी प्यार से नहीं पुकार सका। अपनी बहन के व्यवहार से दुखी होकर उसने अनन्या को उसकी नानी को सौंप दिया और खुद अकेला रहने लगा। वह दिन रात सूरत के एक मेडिकल स्टोर पर काम करता और शाम को घर लौटता तो अकेलापन उसे खाए जाता, लेकिन उसके दिल में अनन्या के लिए प्यार की जगह नफरत बढ़ती गई। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो एक ही ख्याल उसके दिमाग में घूमता, अगर यह बच्ची पैदा ना हुई होती तो मेरी पत्नी आज जिंदा होती। यह सचमुच बदनसीब है। यही सोचते सोचते वह नशे की ओर बढ़ गया। पहले वह थोड़ी सी शराब पीता, लेकिन फिर नशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसने काम पर जाना छोड़ दिया, दिन रात नशे में पड़ा रहता। दूसरी ओर नानी के प्यार में पल रही अनन्या को इस बात का पता नहीं था कि उसका पिता उसे दोषी मानता है। वह अपनी नानी के साथ बड़ी हो रही थी, लेकिन जब वह 13 साल की हुई तो नानी भी उसे छोड़ गई। अनन्या मजबूरन अपने पिता के पास सूरत लौट आई, लेकिन इन 13 सालों में उसने अपने पिता को हमेशा खुद से दूर ही देखा था। एक दिन उसने हिम्मत कर पूछा, पापा आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं, मैंने क्या गलती की है। सुरेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली नजरों से उसे देखकर पलट गया। वह उस वक्त भी नशे में था। अनन्या रोज उसे कहती, पापा आप काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे कहां से, लेकिन सुरेश को जैसे कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन अनन्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका चेहरा लाल हो रहा था, आंखों में जलन थी और उसे तेज बुखार था। वह कांपते हुए अपने पिता के पास आई और रोते हुए, बहुत तेज बुखार है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। सुरेश ने नशे में धुंधली आंखों से बेटी को देखा और एक पल के लिए जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया। उसके दिस चलने लगी। कुछ पल बाद वह धीरे से बोला, बेटे तुम चिंता मत करो। सुरेश ने बेटी की बिगड़ती हालत देखकर तुरंत फैसला किया कि उसे दवा लानी होगी। वह तेजी से उसी मेडिकल स्टोर पर गया जहां वह पहले काम करता था और वहां से एक खास तरह का इंजेक्शन खरीदकर घर लौटा। अनन्या बुखार से तप रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थी। सुरेश ने आते ही बिना किसी हिचक के इंजेक्शन निकाला और अनन्या के हाथ में लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही अनन्या बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह तिरछी लेती बस धीरे धीरे सांस ले रही थी। सुरेश एक तरफ बैठा उसे देख रहा था, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वह कोने में जाकर जोर से हंसने लगा और बार बार इंजेक्शन की शीशी को देख रहा था। जैसे जैसे समय बीता उसके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। रात बीती और जब सुबह अनन्या की आंख खुली तो वह बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी। उसके शरीर में झंझनाहट थी। बुखार इतना तेज था कि वह मुश्किल से उठ पाई, लेकिन सुरेश ने यही नहीं रोका। यह उसका नियम बन गया। पहले वह अनन्या को कोई खास दवा खाने में ना देता जिससे उसे बुखार हो जाता और फिर वही इंजेक्शन लगाता। चिंता मत करो बेटी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन वह ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि कुछ और ही हो रहा था। भी वैसा ही दिन था। सुरेश ने अनन्या को पुकारा, बेटी आज खाने में कुछ अच्छा बनाना, मेरा एक दोस्त आने वाला है। अनन्या ने हैरान होकर पूछा, कौन सा दोस्त पापा? सुरेश मुस्कुरा कर बोला, तुमने उसे बचपन में देखा था, वह तुम्हें बहुत खिलाता था, तुमसे बहुत प्यार करता था। आज वह मुंबई से सीधे हमारे घर आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि खाने का अच्छा इंतजाम कर। अनन्या सिर झुकाकर रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। बाहर मौसम की सर्दी बढ़ रही थी। रात का समय था, कड़ाके की ठंड थी,
दरवाजे पर खटखट हुई और सुरेश ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था जो लगभग उसकी उम्र का था। दोनों की उम्र 50 साल के आसपास थी। सुरेश ने उसे देखते ही गर्मजोशी से डले लगा। अरे भाई, दरवाजे पर ही खड़ा रखेगा या अंदर भी बुलाएगा? सुरेश हंसते हुए पीछे हटा और बोला, अंदर आजा। दोनों कमरे में आए और सुरेश ने तुरंत अनन्या को आवाज दी, बेटी जल्दी खाना ले आ, मेरे दोस्त को भूख लगी होगी। कुछ ही पल बाद कमरे का दरवाजा खुला और अनन्या खाने की ट्रे लेकर अंदर आई। जैसे ही सुरेश के दोस्त नरेश की नजर उस पर पड़ी, वह पलक झपकना भूल गया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह खाने को नहीं बल्कि अनन्या को देख रहा था। उसकी नजरें जैसे अनन्या के चेहरे पर ठहर गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे ख्याल में खो गया हो। वह कुछ बोलना चाहता था लेकिन शब्द उसके मुंह में अटक गए। अनन्या को इस पल का कुछ पता नहीं था, लेकिन सुरेश सब समझ रहा था। नरेश की नजरें अनन्या पर टिकी थी। वह एक पल के लिए खामोश खड़ा था, जैसे किसी और दुनिया में चला गया हो। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, होठों पर एक अनजानी मुस्कान। वह बार बार अपनी जीभ होठों पर फेर रहा था। सुरेश ने तुरंत उंगलियां चटकाई और सख्त लहजे में बोला, कहाँ खो गया? नरेश, यह मेरी बेटी अनन्या है। मुस्कुराते हुए बोला, यह वही बच्ची है ना जिसे मैंने अपने हाथों से खिलाया था? लेकिन समझ नहीं आता कि कुछ ही सालों में यह इतनी बड़ी कैसे हो गई। अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, यह उम्र से पहले जवान कैसे हो गई? सुरेश ने तुरंत उसका ध्यान खाने की ओर मोड़ने की कोशिश की। खाना ठंडा हो रहा है, चल जल्दी खा। लेकिन नरेश की नजरें अभी भी अनन्या पर थी। फिर वह एक पल सोचते हुए बोला, आज रात मैं यहीं रुकूंगा, आज रात मैं यहीं रुकूंगा, आज रात मैं यहीं रुकूंगा। यह सुनते ही सुरेश के माथे पर सलवटें पड़ गई, लेकिन वह नहीं चाहता था कि नरेश उसकी नीयत समझ ले। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नरेश, आज रात मुझे एक जरूरी काम है, इसीलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली होगी, इसलिए तुम जा सकते हो। नरेश ने एक बार फिर अनन्या को ललचाई नजरों से देखा, लेकिन फिर चुपचाप खड़ा हो गया। सुरेश ने उसे खुद गाड़ी में बिठाया और घर से बाहर ले गया। लेकिन जब वह लौटा तो अनन्या का चेहरा लाल हो रहा था। वह कमजोरी से कांप रही थी, उसकी आंखें भारी हो रही थी। पापा, मैंने कहा था ना कि मुझे बहुत तेज बुखार है, क्या आप मेरी दवा लाए हैं? अनन्या ने टूटी आवाज में मुश्किल से कहा। सुरेश ने धूर्त मुस्कान के साथ बोला, हाँ बेटी, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी दवा लाने में देर नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन लाया हूं, चल लगवा ले, सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जिसने अजीब सी चालाकी छपी थी। अनन्या चुपचाप अंदर जाकर बिस्तर पर बैठ गई। सुरेश ने उसके हाथ की कमीज ऊपर की ओर कुशलता से इंजेक्शन लगा दिया। अनन्या ने कुछ देर तक हाथ मलते हुए दर्द सहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उस पर गहरी नींद छाने लगी। वह पहले ही बुखार से कमजोर थी और इंजेक्शन ने जैसे उसकी बची खुची ताकत भी छीन ली। अनन्या बिस्तर पर गिर पड़ी, उसका शरीर बेजान सा हो गया और वह धीरे धीरे अर्ध बेहोशी में चली गई। उसकी नजरें अनन्या पर पड़ी, जो बेसुध पड़ी थी। वह पास आया, उसे गौर से देखा और फिर जहरीली मुस्कान दी। नरेश की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो वह कर रहा था वह बेकार नहीं गया। मेरा काम हो गया, ये सोचते हुए उसने जेब में हाथ डाला और वही इंजेक्शन निकाला जो कुछ देर पहले अनन्या को लगाया था। उसकी नजरें इंजेक्शन पर टिकी थी, जैसे वह किसी बेशकीमती खजाने को देख रहा हो। यह कोई साधारण इंजेक्शन नहीं था। कई साल पहले जब सुरेश सूरत की एक फार्मेसी में सहायक के रूप में काम करता था, तो उसे पता चला था कि दुनिया में ऐसी अजीब दवाएं हैं जो इंसान के शरीर पर चौंकाने वाले असर डाल सकती है। कुछ इंजेक्शन ऐसे थे जो अगर किसी लड़की को दिए जाए तो वह समय से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। 2 साल पहले सुरेश ने उसी इंजेक्शन को अनन्या पर आजमाना शुरू किया था। हर हफ्ते वह चुपके से उसे कोई खास दवाखाने में मिला देता, जिससे उसे तेज बुखार हो जाता। वह बेचारी दर्द और बुखार से दिन भर तड़पती रहती, और जब वह अपने पिता से दवा लाने की गुहार करती तो सुरेश मुस्कुराते हुए वही इंजेक्शन खरीद कर लाता और उसे लगा देता। बेटी, वह हमेशा यही कहता, और अनन्या बेचारी उस पर भरोसा कर लेती, जबकि असल में वे दवाएं थी। ये सिलसिला 2 साल तक चला और अनन्या हैरान थी कि आखिर उसके शरीर में इतनी तेजी से बदलाव क्यों आ रहे हैं। वह अपने चेहरे, त्वचा और शारीरिक बदलावों को समझ नहीं पा रही थी। सुरेश ने बहुत सावधानी से इंजेक्शन को छिपा दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। फिर वह गहरी नींद सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब अनन्या जागी तो उसके शरीर में अजीब सा दर्द था। वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर नाश्ता बनाने लगी। अभी वह तवे पर रोटियां सेक रही थी कि बाहर से मौसी शांति की आवाज आई, अनन्या बेटी, जरा थोड़ी सी चीनी दे दे, हमारा राशन खत्म हो गया है। अनन्या ने चुपचाप चीनी का डिब्बा खोला और चम्मच से चीनी निकालकर मौसी शांति के लिए डालने लगी।
जरा अपनी कद काठी तो देख, तेरा पिता तो तुझे खिलाता भी कुछ नहीं, फिर भी तेरा शरीर रोज चमकता जा रहा है। मेरी राधा को देख, वह तेरी उम्र की है। तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, लेकिन वह तो अभी तक छोटी सी बच्ची लगती है, और तू ना जाने कैसे समय से पहले जवान हो गई। मौसी शांति की आंखों में आश्चर्य था, जैसे वह किसी गहरे सोच में डूब गई हो। अनन्या मन ही मन खींचने लगी। यह सवाल वह अक्सर पूछती थी, और हर बार अनन्या को यही परेशानी होती कि वह क्या जवाब दे। उससे खाली कांता या लांच के को नहीं पता था कि उसके शरीर में इतनी तेजी से बदलाव क्यों आ रहे हैं। वह क्यों अपनी उम्र से कई साल बड़ी दिखने लगी है। वह चुपचाप चीनी का कटोरा मौसी शांति के हाथ में थमाकर अंदर चली गई। मौसी शांति कुछ देर तक बाहर बातें करती रही। हल्की हल्की खर्राटों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। अनन्या इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसका दिल बेचैन था। रसोई में जाकर उसने सामान देखा। आटा खत्म हो चुका था, चावल खत्म हो चुके थे, चीनी जो अभी दी थी वह भी आखिरी थी। घर में कुछ भी बाकी नहीं था। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि बाजार जाकर कुछ खरीद सके। वह काफी देर तक सोचती रही कि कोई इंतजाम हो जाए, लेकिन आखिरकार उसका हौसला टूट गया। मजबूरन वह सुरेश के पास चली आई। उसने धीरे से उसका कंधा हिलाया। सुरेश चौंक कर हड़बड़ा कर उठ बैठा, जैसे कोई आफत आ गई हो। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों जगा रही है? कितनी बार कहा है कि मुझे नींद से मत उठाया कर। जब मैं जल्दी जागता हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे जल्दी मत जगाया कर। वह गुस्से से बड़बड़ाने लगा, फिर रूखेपन से बोला, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। तो उसे भी यही धुन रहती थी कि मैं सुबह जल्दी उठकर काम पर निकल जाऊं। 12 बजे से पहले कोई बाजार नहीं खुलता। मुझे मत जगाया कर। अनन्या का धैर्य जवाब दे गया। उसने धीरे से कहा, अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? 1 महीना हो गया मजदूरी छोड़े हुए। अब अगर सुबह जल्दी उठकर कहीं जाए तो कोई काम भी मिलेगा। अनन्या ने थके लेकिन दृढ़ लहजे में कहा। सुरेश, जो नशे की नींद में था, अचानक चौंक कर उठ बैठा। उसने सिर झुकाकर अनन्या को घूरा और गुस्से से बोला, मुझसे नहीं होती यह मजदूरी, मैं अपना धंधा करूंगा। जिंदगी उसने अपनी माँ और पिता को ऐसे ही लड़ते देखा था। सुरेश अचानक रुक गया, एक पल सोचा और फिर जल्दी से चादर लपेटकर घर से बाहर निकल गया। उसका रास्ता रवि के घर की ओर था। वहां पहुंचकर देखा कि मोहल्ले के सारे ज्वारी जमा थे। वह भी चुपके से उनके बीच बैठ गया। ये सब पक्के ज्वारी थे और सुरेश भी उनमें से एक था। गलत कमाई और जुए की लत उसके पुराने मसले थे, जिनसे वह कभी बाहर नहीं निकला। आज तो बड़ी बाजी लगाऊंगा, पूरे महीने का राशन आ जाएगा, ताकि कोई काम ना करना पड़े। यह सोचते हुए उसने जुए में हिस्सा दिया। जेब में कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपनी कलाई से धड़ी उतारी और उसे दांव पर लगा दिया। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह बुरी तरह हार गया। सामने बैठे विजय ने नशे में हंसते हुए कहा, अब क्या बचा है तेरे पास? अब तो मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जा सकता हूं। सुरेश ने एक पल सोचा और फिर बेरहमी से सिर हिलाया। विजय का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह नशे में झूमता हुआ सुरेश के घर की ओर बढ़ाधर पहुंचकर उसने जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा पहले से खुला था। कम बुखार और कमजोरी ने उसे बेसुध कर दिया था। विजय आगे बढ़ा, झुककर अनन्या को उठाया और तेज कदमों से बाहर निकल आया। बाहर उसकी महंगी गाड़ी खड़ी थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, अनन्या को गाड़ी में डाला और गाड़ी शुरू कर दी। सुरेश दरवाजे पर खड़ा धुंधली आंखों से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। आसान नहीं विजय भाई, यह मेरी सालों की मेहनत है। मैं सिर्फ तैयरों हजार के बदले उसे नहीं दूंगा। सुरेश की आंखों में शैतानी चमक थी। वह हर हाल में ज्यादा पैसे चाहता था। विजय ने गहरी सांस ली, फिर अपमानित होकर बोला, अच्छा ठीक है, मैं बैंक जाकर पैसे का इंतजाम करता हूं। वह बैंक की ओर गया। वहां पहुंचकर उसने अपना चेक भुनाया और सारी रकम नकद अपने पास रख ली। दूसरी तरफ अनन्या की आंख खुली तो उसने खुद को एक आलीशान बेडरूम में पाया। यह कमरा इतना सुंदर और महंगा था कि वह एक पल के लिए हैरान रह गई। वह घबराकर उठ बैठी। मैं कहाँ हूं? उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। वह याद करने लगी कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। सुरेश, विजय का उसे पकड़ना और फिर वह इंजेक्शन जो सुरेश ने जबरदस्त। एक पल के लिए समय रुक गया, फिर हकीकत पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ी। पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसका दिल चाहता था कि वह फूट फूट कर रो दे। मेरे अपने पिता ने मुझे बेच दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह अभी उसी सदमे में थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। विजय अंदर आया। उसने दरवाजा बंद किया और सिडनी भी लगा दी। अब वह भूखी नजरों से अनन्या को देख रहा था। अन्या डर गई। उसके शरीर में ठंडी सहरन दौड़ गई। उसके हाथ पांव शून्य होने लगे और वह थर थर कांपने लगी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे पापा के पास जाना है। विजय ने जोरदार धक्का लगाया और आगे बढ़ने लगा। तेरे पापा, उसने ताने मारते हुए कहा। तेरे पापा ने खुद तुझे मेरे हाथों बेच दिया है, पूरे 2 लाख में।
अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा नहीं हो सकता। उसका दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। विजय आगे बढ़ने वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर की खटखट हुई। वह चौंक गया। कौन आया? विजय गुस्से से दरवाजे की ओर बढ़ा। वह बड़बड़ाते हुए बोला, अब इस वक्त कौन आ गया? उसने पलटकर अनन्या को एक आखिरी बार घूरा, फिर दरवाजा खोला। बाहर एक नौकर खड़ा था जो घबराया हुआ लग रहा था। नीचे थोड़ी आपात स्थिति है, आपको तुरंत बुलाया है। विजय गालियां बकते हुए पीछे हटा और अनन्या को खा जाने वाली नजरों से देखकर बोला, कहीं मत जाना, मैं अभी लौटता हूं। फिर वह दरवाजा खोलकर नीचे चला गया। अनन्या फिर कमरे में अकेली रह गई। वह बहुत डर गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें दरवाजे पर थी जहां से विजय अभी गया था। लेकिन अचानक सावित्री की ओर देखकर कहा, यह मुझे मजबूर करती थी कि मैं मजदूरी करके पैसे लाऊं। उसकी मां के मरने के बाद यह एक अजीब मुसीबत बन गई थी। वह हंसकर बोला, मैं छोटे मोटे जुए खेलने शुरू किए, लेकिन कोई पैसा हाथ नहीं आया। फिर किसी ने मुझे सलाह दी कि मुझे अपनी बेटी को कमाई का जरिया बनाना चाहिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा निवेश हो सकती थी। अनन्या के शरीर में सेंध दौड़ गई। सुरेश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, फिर मैंने उसे ऐसे इंजेक्शन लगाने शुरू किए जिससे वह समय से पहले जवान हो गई। अब यह यहां कमाएगी और मैं हर महीने उसकी कमाई में से अपना हिस्सा लूंगा। मेरी तो जिंदगी बन गई है ना सावित्रीबाई। वह एक और हंसी मारकर बोला। सावित्रीबाई ने मुस्कुराकर सुरेश की ओर देखा और बोली, तुम तो बड़े लालची निकले। अनन्या इन दोनों की बातें सुनकर जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उसकी आंखें हैरानी और सदमे से चमक रही थी। पापा, आपने यह सब क्यों किया? मैं तो आपको अपना सदा पिता समझती थी। यह कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, यह सब झूठ है। लेकिन सुरेश ने रूखेपन से सिर हिलाया। वह नोट जेब में डालते हुए उठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अनन्या चीखती रही। वह उसका आंचल पकड़ना चाहती थी, लेकिन सुरेश ने पलट कर भी नहीं देखा। वह आराम से उठा और कोठे से बाहर निकल गया। अनन्या का दिल टुकड़ों में बिखर गया था। उसके आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पिता को वह सच्चा और प्यार करने वाला समझती थी, वह उसके साथ ऐसा अत्याचार कर सकता है। कमरे में सावित्रीबाई की हंसी अभी भी गूंज रही थी, जो किसी दर्दनाक जुर्म की गवाही दे रही थी। अनन्या की आवाज धीमी पड़ गई, पापा, क्या मेरे लिए आपका प्यार कभी सच था? वह जमीन पर बैठ गई और उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। बाहर ठंडी हवा ने कमरे का दरवाजा हिलाया, लेकिन अनन्या के दिल में तूफान पहले ही छाया हुआ था। क्या उसकी जिंदगी में कभी रोशनी आएगी या यह अंधेरा हमेशा के लिए उस पर छाया रहेगा? अनन्या का दिल जैसे पत्थर हो चुका था। सावित्रीबाई की हंसी अभी भी कमरे में गूंज रही थी और बाहर ठंडी हवा दरवाजे को हिला रही थी। वह जमीन पर बैठी थी, अपने घुटनों को सीने से लगाए। आंखों से आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उसका दिमाग बार बार सुरेश की आखिरी बातों पर अटक रहा था। यह मेरी बेटी नहीं है, यह तो बस एक साधन थी। क्या वह सचमुच उसकी बेटी नहीं थी, या यह सिर्फ उसकी बेटी नहीं थी? क्रूरता को छुपाने का एक और बहाना था। अनन्या का मन जवाब ढूंढने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन उसका शरीर थक चुका था। बुखार, इंजेक्शन और अब यह सदमा, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। सावित्रीबाई ने ताली बजाई। 2 औरतें कमरे में आई, जिनके चेहरों पर न दया थी न हमदर्दी। इसे ऊपर ले जाओ, सावित्रीबाई ने ठंडे लहजे में कहा। पहले इसे नहलाओ, नए कपड़े पहनाओ, आज रात से काम शुरू करना है। अनन्या ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर और विद्रोह की हल्की सी चिंगारी थी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी और उन औरतों ने बिना उसकी परवाह किए उसे बाहों से पकड़कर खींच लिया। अनन्या ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। ऊपरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारें फटी थी और खिड़की पर जंग लगी सलाखें थी। वहां पहले से कुछ लड़कियां थी जो चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखों में खालीपन था, जैसे उनकी आत्मा कहीं खो चुकी हो। अनन्या को एक कोने में धकेल दिया गया। एक औरत ने उसे पानी से भरी बाल्टी और पुरानी साड़ी जैसा कपड़ा थमा दिया। जल्दी नहा ले, वरना सावित्रीबाई की मार पड़ेगी, उसने चेतावनी दी और बाहर चली गई। अनन्या ने चारों ओर देखा। कमरे में मौजूद लड़कियों में से एक, जो शायद उसकी उम्र की थी, धीरे से उसके पास आई। मैं रेखा हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तू नहीं है ना? डर मत, यहां सबकी कहानी एक सी है। रेखा की आवाज में एक अजीब सी गर्मी थी जो अनन्या को थोड़ा सुकून दे रही थी। मैं यहां क्यों हूं? मेरा पिता, उसने मुझे अनन्या की आवाज टूट गई। यहां कोई अपना नहीं लाता, सब बेचे गए हैं। मेरा भाई भी मुझे यहां छोड़ गया। लेकिन सुन, अगर जिंदा रहना है तो हिम्मत रख। रेखा की बातें अनन्या के दिमाग में गूंज रही थी। उसने पानी से मुंह धोया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। रेखा ने उसे बताया कि सावित्रीबाई इस कोठे की मालकिन है और उसकी नजर हर लड़की पर रहती है। वह चाहती है कि हम उसकी बात माने, वरना मार पड़ती है।
ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई और ना सुने, क्या रास्ता, अनन्या ने उत्सुकता और डर के मिश्रण से पूछा। रेखा ने एक पल रुककर कहा, हर हफ्ते एक ट्रक यहां सामान लाने आता है। मैंने ड्राइवर से बात की है, वह हमें शहर से बाहर ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए। अनन्या के पास तो कुछ भी नहीं था। उसने निराशा से सिर झुका लिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रेखा ने उसका हाथ पकड़ा। हम मिलकर कुछ करेंगे। यहाँ आने वाले लोग कभी कभी पैसे छोड़ जाते हैं। अगर हम चुपके से थोड़ा थोड़ा जमा करें तो शायद कुछ दिन बाद भाग सकते हैं। अनन्या की आंखों में हल्की सी उम्मीद जागी, लेकिन साथ ही डर भी था। क्या वह सचमुच इस नरक से निकल पाएगी? उसी रात सावित्रीबाई ने अनन्या को नीचे बुलवाया। उसे एक चमक दमक वाली साड़ी पहनाई गई थी जो उसके कमजोर शरीर पर ढीली लटक रही थी। नीचे कमरे में कुछ लोग बैठे थे जिनकी आंखों में वही लालच था जो उसने विजय और नरेश की नजरों में देखा था। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह नहीं है भोना, खास सामान है, सावित्रीबाई ने हंसते हुए कहा। अनन्या ने आंखें बंद कर ली, जैसे वह उस पल से भाग जाना चाहती हो। लेकिन तभी बाहर से तेज शोर सुनाई दिया। कोठे के दरवाजे पर कुछ लोग चिल्ला रहे थे। सावित्रीबाई का चेहरा तन गया। यह क्या हंगामा है? वह गुस्से से बाहर की ओर भागी। अनन्या ने मौका देखा और धीरे से कमरे के एक कोने में खिसक गई। बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रेखा अचानक उसके पास आई और फुसफुसाई, यह हमारा मौका है, चल पीछे की खिड़की से निकलते हैं। अनन्या का खिड़की पर खटखट हुई। अनन्या घबराकर पीछे मुड़ी। यह खिड़की घर के पिछले हिस्से में खुलती थी, जहां आमतौर पर कोई नहीं आता था। खटखट के साथ एक जानी पहचानी आवाज आई, अनन्या खिड़की खोल, मैं हूं, तेरा पापा। अनन्या के शरीर में झटका सा लगा। पापा? वह अनिश्चय में खिड़की की ओर देखने लगी। जल्दी आ, मैं तुझे यहां से निकालने आया हूं। वह परेशान लग रहा था, जैसे कोई बड़ी मुसीबत हो। अनन्या समझ नहीं पा रही थी, लेकिन विजय से बचना उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी। वह यहां एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। सुरेश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से खिड़की से बाहर निकाला। अनन्या के मन में सवालों का तांता था, लेकिन वह सोचने की हालत में नहीं थी। बाहर एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अंदर बिठाया। फिर गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। सुरेश ने गहरी सांस ली और बोला, विजय मेरा पुराना दोस्त था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। उसने मुझ पर दबाव डाला कि मैं तुझे उसके हवाले कर दूं, वरना वह मुझसे बदला लेगा। मैंने थोड़े समय के लिए हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही मौका मिला मैं तुझे बचाने आया। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। मैंने पापा के बारे में गलत सोचा था, वह तो अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। उसने खुद को समझाया। उसके दिल में एक पल के लिए उम्मीद जागी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। सुरेश गाड़ी तेजी से चला रहा था। गाड़ी सूरत के मुख्य रास्ते से निकलकर एक सुनसान इलाके में पहुंच गई। अनन्या ने चादर को कसकर अपने ऊपर लपेटा और डरी हुई बैठी रही। सुरेश कुछ देर बाद गाड़ी रुकी। अनन्या चौंक गई। यह कौन सी जगह है पापा? उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन यहां कोई बस्ती नहीं थी। पापा, आप मुझे कहां ले आए? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला, गाड़ी से उतरा और फिर चुपके से अनन्या का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर खींच लिया। अनन्या के पैर जमीन पर पड़े ही थे कि उसने सामने का दृश्य देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने का नजारा देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह अच्छी तरह समझ सकती थी कि उसका पिता उसे कहां ले आया था। सामने पंक्ति में छोटे छोटे कमरे बने थे जो 2-2 या 3-3 मंजिल के थे। नीचे हर कमरे के दरवाजे खुले थे और उनके अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। ऊपरी मंजिलों की बालकनियों में कई लड़कियां झुकी हुई थी जो नीचे दिख रही थी। जैसे ही सुरेश ने गाड़ी रोकी, कई लड़कियों ने आवाजें लगानी शुरू कर दी। कुछ की हंसी में लाचारी थी तो कुछ की आवाजों में शर्मिंदगी भरा ताना था। अनन्या का शरीर पसीने से भीग गया। वह समझ चुकी थी कि यह जगह क्या है। यहां खड़ी लड़कियों के कपड़े भी अधूरे थे। अंदर से तेज संगीत बज रहा था और उसके साथ मर्दों की भारी हंसी की आवाजें भी मिल रही थी। यह सब सुनकर अनन्या का शरीर डर से कांपने लगा। पापा, यहां से वापस चलो, मुझे यहां नहीं रहना। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। लेकिन सुरेश ने ठंडी नजरों से उसे देखा और आगे बढ़कर उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। वापस क्यों जाऊं? उसने बेरहमी से कहा। मैंने सालों तक तेरा खर्चा उठाया, अब उसकी वसूली का समय आ गया है। चल अंदर। यह कहते हुए उसने जबरदस्ती अनन्या को अंदर खींचना शुरू किया। अनन्या के दिल में जैसे बिजली कौंध गई। तो क्या पापा ने जानबूझकर पहले मुझे विजय के हाथ बेचा और अब यहां ले आए? उसकी सांस तेज हो गई, आंखों में आंसू भर आए। छोड़ो मुझे पापा, प्लीज। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश क्रूर हो चुका था। जैसे ही वे अंदर गए, सामने एक मोट औरत बैठी थी जिसने साधारण लेकिन शानदार कपड़े पहने थे। उसकी नजरें अनन्या पर पड़ी तो वह उठकर सुरेश ने बेरहमी से अनन्या को उसके सामने धकेलते हुए कहा,
देख क्या शानदार चीज लाया हूं है ना। औरत ने रुचि से अनन्या को देखा और मुस्कुरा कर बोली, ये कहाँ से मिली? उसने अनन्या के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। अनन्या से हट गई और पीछे हट गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुरेश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वह आराम से बैठा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देख, यह शायद 14 साल की है, लेकिन इसके शरीर में जो आकर्षण है वह मेरी सालों की मेहनत का नतीजा है। मैंने इसे खास तैयार किया है, उसने बेरहमी से कहा और मालकिन की ओर देखते हुए बोला, यह तुम्हारे कोठे पर ऐसी चमक लाएगी कि तुम अमीर हो जाओगी। बस चुपके से मेरा हिस्सा दे दे। अन्ना के शरीर में सहरन दौड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरा पापा मुझे हमेशा से बेचने के लिए तैयार कर रहा था? उसका दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे माल के लिए तो हम लाखों देने को तैयार हैं। यह सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अचानक उठी और पूरी ताकत से बाहर की ओर भागने लगी, लेकिन आसपास कई ताकतवर मर्द पहले से मौजूद थे। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, वे झपटकर उस पर टूट पड़े और जबरदस्ती पकड़कर, फिर उस पर टूट पड़े और जबरदस्ती पकड़कर फिर उसी औरत के सामने फेंक दिया। नहीं, प्लीज अपने पापा से गिड़गिड़ाकर मिन्नत कर रही थी, लेकिन सुरेश की आंखों में जरा भी दया नहीं थी, बल्कि वह चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। 14 साल की है, लेकिन लगती है 20 साल की, मालकिन ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा। सुरेश ने जोरदार हंसी लगाई। लोग सोचते हैं कि यह मेरी बेटी है, लेकिन सच यह है कि ऐसा कुछ नहीं। अनन्या ने हैरानी से अपने पापा की ओर देखा। क्या कह रहा है? सुरेश शैतान की तरह हंसता रहा। जब यह पैदा होने वाली थी, उसकी मां भटक रही थी, सहारा ढूंढ रही थी। उसने मुझसे उम्मीद की कि शायद मैं उसकी खराब जिंदगी सुधार दूं, लेकिन वह गलत थी। वह एक पल रुका, फिर हंसा और बोला, यह मेरी बेटी नहीं है, यह तो बस एक साधन थी। मालकिन ने जल्दी से पैसे गिनना शुरू किया, जबकि सुरेश के चेहरे पर लालच और हवस की शैतानी चमक और गहरी हो गई। अनन्या का शरीर कांपने लगा। पापा, यह सच नहीं हो सकता। सुरेश के चेहरे पर शैतानी जीत की चमक फैल गई। उसने तिरस्कार से, मालकिन न्यानी सवाए दो। मालकिन तैसे कौन है? मालकिन दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने रेखा का हाथ थाम लिया। दोनों पीछे की ओर दौड़ी, जहां एक टूटी फूटी खिड़की थी। रेखा ने जल्दी से उसे खोला और अनन्या को बाहर धकेला। बाहर अंधेरा था और सूरत की गलियां सुनसान थी। दोनों दौड़ती रही, बिना पीछे मुड़े। अनन्या की सांसें फूल रही थी, लेकिन वह रुकना नहीं चाहती थी। रेखा ने उसे एक छोटी सी गली में खींचा जहां एक रिक्शा खड़ा था। यह मेरा दोस्त है, वह हमें यहां से ले जाएगा, रेखा ने कहा। रिक्शा चालक, जो अधेड़ उम्र का आदमी था, ने उन्हें जल्दी से रिक्शे में बिठाया और तेजी से रिक्शा चलाने लगा। कुछ देर बाद रिक्शा एक छोटे से मंदिर के पास रुका। वहां एक बुजुर्ग औरत, जो मंदिर की पुजारिन थी, ने उन्हें देखा और पास बुलाया। बेटी, तुम दोनों यहां सुरक्षित हो, उसने कहा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह रेखा के गले लगकर रोने लगी। पुजारिन, जिनका नाम तमला देवी था, ने उन्हें अपने छोटे से आश्रम में पनाह दी। वहां कुछ और लड़कियां थीं जो ऐसी ही मुसीबतों से बचकर आई थी। अनन्या को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह उस नरक से निकल आई थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, सुरेश ने ऐसा क्यों किया? क्या वह सचमुच उसका पिता नहीं? कमला देवी ने उसकी बातें सुनी और बोली, बेटी, अब पीछे मत देख, तू यहां नई जिंदगी शुरू कर सकती है। रेखा ने उसका हाथ थामा और बोली, हम साथ हैं अनन्या, आप कोई हमें नहीं तोड़ सकता। लेकिन अनन्या का मन पूरी तरह शांत नहीं था। वह जानना चाहती थी कि उसकी असल कहानी क्या है। क्या वह सचमुच सुरेश की बेटी नहीं थी? और अगर नहीं तो उसकी मां कौन थी? उसने ठान लिया कि वह एक दिन सच का पता लगाएगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। मंदिर की घंटियों की आवाज के बीच अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और एक नई शुरुआत की उम्मीद की। क्या उसकी जिंदगी में रोशनी आएगी या अंधेरा? अभीरा अभी भी उसका पीछा करेगा। दोस्तों, आपको वह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।